और आज हमारे साथ मॉलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन सबसे पहले जय, आपसे जानना चाहेंगे आज नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में आपके हॉट पिक्स। देखिए, पहला पिक मेरा कॉपर है, 320 पे बाई की सलाह है, 316 का स्टॉप लॉस और 328 का टारगेट। सेकेंड पिक सिल्वर है, 46,200 के आसपास बाई किया जा सकता है, 45,800 का स्टॉप लॉस और 47,000 का टारगेट। और राइट जय, हम यहाँ पर बुलियन के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। हमने देखा था कि जो सोने की शुरुआती तेजी थी उस पर ब्रेक लग गया, काफी हद तक हमने देखा है जो एक शुरुआती गेन्स था वो कम हो चुका है यहाँ पर, और महज 40 से 50 रुपए का ही हम देख रहे थे कि अपसाइड बाकी रहा है। सोने की कीमतों में यहाँ से आगे जाते हुए आपको किस तरह का मूड और मूव नजर आ रहा है? देखिए, जो अंडरटोन है बुलिश है यहाँ पे। मेरी यही सलाह होगी कि हर डिप पे बाई की ही रणनीति रखें। इंटरनेशनल मार्केट के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो $1380 पॉसिबल है कि इस हफ्ते ही देखने को मिल जाए। और जहाँ तक घरेलू मार्केट की बात है, थोड़ा सा प्राइसेस एक रेंज बाउंड रह सकता है क्योंकि रुपए में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। साथ में घरेलू मार्केट में यहाँ पे डिमांड के बढ़ने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इंपोर्ट में लगातार गिरावट है। गवर्नमेंट की जो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड है वो भी अब धीरे धीरे एक रुझान पकड़ रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि फिजिकल डिमांड में कमी देखने को मिले। लेकिन इंटरनेशनल माहौल जो है एक अनसर्टेनिटी भरा है, तो प्राइसेस यहाँ पे सपोर्टिव है। $1320 के नीचे जाता हुआ शॉर्ट टर्म में बहुत टफ नज़र आ रहा है, तो चांसेस बहुत ब्राइट है कि अगर ये $1380 ब्रीच करे तो $1400 का लेवल देखने को मिल जाए। ऑलराइट, जब ये समझना चाहेंगे कि चांदी एक बड़ा ही बहुत इंटरेस्टिंग कमोडिटी बन के उभरी है, अभी फिलहाल सोने के मूव को फॉलो करती हुई नजर आ रही है, 46,000 के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात चांदी की इस साल ये रही है कि शुरुआत से लेकर अब तक तकरीबन 40% का रिटर्न कमोडिटी दे चुकी है, सोने से काफी बेहतर प्रदर्शन रहा है। किस तरह का स्कोप अब यहाँ से दिख रहा है? आपको लगता है कि अब स्टीम यहाँ खत्म हो चुका है या कुछ और परफॉर्मेंस इस कमोडिटी को देना बाकी है? नहीं, मुझे लगता है अभी इसमें काफ़ी स्टीम बाकी है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2016 में करीब $24 अगर घरेलू मार्केट में ट्रांसलेट करें तो करीब 52 से 55,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट है, जो हम लोगों ने एक लिंकेज देखा है बुलियन के साथ वो ज़रूर कायम रहेगा आगे चल के भी। लेकिन जिस तरह ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी का माहौल हमेशा बरकरार है और ये आगे भी इस तरह रहना है, तो उसके कारण आप देखेंगे कि तो बुलियन के तरफ से जो रुझान है, जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो सिल्वर को मिलेगा ही। साथ में जिस हिसाब से जापान में स्टिमुलस के अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, फेड रेट अब हो सकता है यहाँ पे 2016 में अगर बहुत हाईली ऑप्टिमिस्टिक रहे तो एक ही बार बढ़ सकता है। चाइना में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, और ये कुल मिला के देखें तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ग्रोथ दिख रहा है, तो जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी चांदी हो सकता है। तो यहाँ पे निवेश के तौर पे भी एक बहुत अच्छी कमोडिटी है, इस पे मैं बुलिश हूँ और आगे का ट्रेंड इसमें और ब्राइट नज़र आ रहा है। और राइट, चलिए यहाँ पर तो हमने जान लिया कि नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में क्या करना चाहिए, लेकिन हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। अनुज, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे आपकी हॉट पिक्स आज एग्री कमोडिटी मार्केट में। नैया जी, गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें, हमें लगता है कल हमने काफी अच्छा ब्रेकआउट क्वार्टर में आते हुए देखा था, हालांकि आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, पर मुझे लगता है कि जिस तरह ब्रेकआउट देखने को मिला है तो आगे भी इसमें एक जो तेजी है वो कायम रह सकती है। तो हमें लगता है कि ग्वारशीट के अक्टूबर वायदा में बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 3,700 के आसपास। स्टॉप लॉस 3,600 का रहेगा, टारगेट करीबन 3,900 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि रिफाइंड सोया में ऊपरी लेवल से बिकवाली देखने को मिली है, हमें लगता है कि रिफाइंड के अंदर बिकवाली कर सकते हैं करीबन 670 के आसपास। स्टॉप लॉस 678 का, टारगेट नीचे 658 तक देखने को मिल सकता है। तो एडिबल ऑयल से मुझे लगता है कि गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली अनुज, आज हम एग्री कमोडिटी मार्केट में ग्वार पे फोकस करके चल रहे हैं। आपने यहाँ खरीद की रिकमेंडेशन दी है, लेकिन हमने आज देखा कि आज के ट्रेड में ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली हावी रही और ज्यादातर जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं, इंक्लूडिंग नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट या आगे के भी, उसमें हमने देखा है 1.5 से 2.5% तक की गिरावट एक समय देखने को मिली है। उत्पादन में कमी की आशंका बताई गई है। फरवरी से ग्वार सीड के दाम हमने देखा था ऑलरेडी
20-21% चढ़ चुके हैं। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए जो गिरावट आज दिख रही है, आपको लगता है कि अगर लंबी अवधि के लिहाज से देखा जाए तो और गिरावट पर कुछ और पोजीशंस अक्यूमुलेट की जा सकती है लॉन्ग साइड पे? देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें तो क्रूड के भाव जिस तरह के बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सपोर्टिव है ग्वारसीड ग्वारगम के लिए। साथ में हम देखें तो प्रोडक्शन कम है ही इस बार, और हमें लगता है कि इस बार जो भाव काफी नीचे आए थे तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन एक्टिविटी हमने याद आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि अगर भाव में करेक्शन मिलता है तो एक्यूमुलेशन ही करना चाहिए। शॉर्ट की रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। हालांकि अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो 4000 के रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रीच होता है तो फिर आगे और तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट नीचे में 3600 और ऊपर में 3900 के बीच मूव करता हुआ नजर आएगा। तो टेक्निकल और फंडामेंटल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, तो बाय ऑन डिप्स की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, ये जो 3900 के टारगेट की आप बात कर रहे हैं, ये कितने टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं? और अगर लंबी अवधि की हम बात करें, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि फसल यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले काफी कम है, तो आगे और जाते हुए किस तरह के टारगेट्स हम देख सकते हैं? और देखिए मुझे लगता है कि 3900 के जो लेवल है वो 7 से 8 दिन के अंदर दिखने चाहिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात करें तो 4000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो ऊपर में जो लेवल है करीबन 4300 से लेकर 4500 तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट ये रहेगा आने वाले दिनों में कि 4000 के ऊपर मार्केट ब्रीच करे और उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे। वॉल्यूम्स यहाँ डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, तो नो डाउट की जो बाइंग एक्टिविटी है वो यहाँ एक्यूमुलेट होती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट जो कि वॉचफुल लेवल रहेगा। ओके अनुज, एक और कमोडिटी जिस पर हमारी नजर है वो है हल्दी। हल्दी की कीमतों में हमने देखा है कि आज खासी तेजी रही है, 1% से ज्यादा मजबूती के साथ ट्रेड किया। लेकिन जहां तक हल्दी के ऑफटेक की बात है, जिस तरह से डिमांड की बात है, हमने देखा है कि वो थोड़ी सी फीकी पड़ी है। तो क्या लग रहा है, ये सिर्फ एक टेक्निकल बाइंग है जो अभी हम तेजी देख रहे हैं स्क्रीन पर 1% की? क्या इस पे राइड ऑन किया जा सकता है? देखिए 7800 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो मार्केट ने ब्रीच किया था, और उसके बाद हमने देखा था कि नीचे भाव करीबन 7550 तक की रेंज के आसपास तक आते हुए दिखाई दिए थे। तो एक टेक्निकल बाउंस बैक हम इसको मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रीच किया था, वॉल्यूम के साथ ब्रीच हुआ था। तो मुझे लगता है कि अभी टर्मरिक थोड़ा सा गिरावट में रह सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो हमें लगता है कि पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कंटिन्यूस बनती हुई नजर आएगी। तो उसकी वजह से भाव में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जो सपोर्ट लेवल ब्रीच किया है तो मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि नीचे 7500 तक अगेन भाव को ले जा सकती है। ओके, लेकिन ओवरऑल अनुज, हमने मसालों को देखा था कि काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। जीरा भले ही आज थोड़ा सा सुस्त ट्रेड रहा है, लेकिन 18,000 के पार हमने इसे देखा, काफी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आया और अच्छी खासी मजबूती वहां देखने को मिली। कोरिएंडर, कार्डमम तो इनफैक्ट अपर सर्किट में भी रहा है। तो मसालों के पैक में गोइंग फॉरवर्ड आपको कौन सा काउंटर सबसे बेहतरीन लग रहा है? कैसे लेवल्स आप देख रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि पूरे मसाले पैक की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जीरा अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि इस साल इन्होंने हाई लाइफ टाइम हाई टच किया था, क्योंकि यहाँ जो एक्सपोर्ट डिमांड थी वहाँ यहाँ बढ़ती हुई नजर आई थी। जो भाव में गिरावट देखने को मिली है वो बारिश की वजह से है, क्योंकि अब अगर बारिश अच्छी हुई है तो आने वाले टाइम में जो बुआई अच्छी होगी तो क्रॉप एक्सपेक्टेशन है कि बढ़कर आ सकती है, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर देखने को मिला है। मगर अगर डिमांड साइड की अगर बात करें तो जीरे की जो डिमांड है, क्योंकि हमने देखा था टर्की और सीरिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई थी उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट डिमांड थी वो भारत की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दी थी। मुझे लगता है कि वो अभी भी फैक्टर मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी वजह से जीरे के भाव को सपोर्ट मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जीरा अभी भी एक ऐसी कमोडिटी जो आउट परफॉर्म कर सकता है। साथ में कि हमने कार्डमम को देखा था जो भी काफी अच्छी एक मूवमेंट करती हुई दिखाई दी थी। मुझे लगता है कि अभी भी कार्डमम के अंदर जो तेजी है वो बाकी है। एक कार्डमम और एक कमोडिटी हो सकती है स्पाइसेस में जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। ऑलराइट, चलिए ये तो हमने जान लिया एग्री कमोडिटी मार्केट का हाल। लेकिन जय, मैं आपके पास वापस आऊंगी। कच्चा तेल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमोडिटी बन गया है, खासतौर से इस समय हमने देखा है कि घरेलू बाजार में कच्चा तेल तकरीबन 0.1% की मजबूती दिखा रहा है। भले ही इंटरनेशनल मार्केट इस समय थोड़ा सा प्रेशर में है। ब्रेंट क्रूड हम देख रहे हैं 1/4% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। नाइमेक्स क्रूड, WTI क्रूड हम देख रहे हैं थोड़ा सा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिसाइजली हो क्या रहा है अब यहाँ से, किस तरह का मूड और मूव कच्चे तेल में देखने को मिलेगा?
तो ये काफ़ी अच्छा अपसाइड है। $39 से लेके अभी ऑलमोस्ट $47 तक का WTI में। कल का जो इन्वेंट्री नंबर्स था वो सपोर्टिव था। गैसोलीन नंबर्स में ड्रास्टिक फॉल देखने को मिला, जिसके कारण एक तेज़ी का रुझान है। लेकिन यहाँ से आगे चल के मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये रैली टिक सकती है, क्योंकि जो ग्रोथ रिलेटेड कंसर्न्स है ग्लोबली वो अभी भी बरकरार हैं। फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक प्रोडक्शन फ्रीज को लेके फिर से एक बातें उठी थी, जिसमें ये था कि रशिया और सऊदी अरेबिया फिर से डिस्कशन मोड पे है, बट ये पिछले 6 महीने से हम लोगों ने ये न्यूज़ देखा है। मौजूदा लेवल्स पे मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रखा है तो। शॉर्ट की रणनीति बना सकते हैं मौजूदा लेवल्स पे, बट 3190 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है यहाँ पे $42 तक का रेट हो सकता है नेक्स्ट वीक में फिर से देखने को मिले। तो मेरी सलाह ये होगी कि लॉन्ग से एग्जिट करके यहाँ शॉर्ट की रणनीति बनाएं। और अगर घरेलू बाजार में शॉर्ट करे तो नीचे फिर आप क्या टारगेट देख रहे हैं? मुझे लगता है पहला टारगेट है 3040, अगर वो ब्रीच होता है तो 2980 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ ले चलते हैं। खबर यह है कि SBI और इसके सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी मिल चुकी है। पूरी डिटेल जो फिलहाल हमारे पास है वो ये कि SBM के 10 शेयरों के बदले SBI के 22 शेयर मिलेंगे यहाँ पर। वहीं SBT के 10 शेयरों के बदले SBI के अगेन 22 शेयर यहाँ पर मिलेंगे। वहीं BBJ के 10 शेयरों के बदले 28 शेयर यहाँ पर मिलेंगे। तो फिलहाल वो खबर बड़ी निकल के आती हुई कि SBI और जो सहयोगी बैंक हैं उनके विलय को मंजूरी मिल चुकी है। और ये ब्रेकअप बता रहे हैं कि SBM, SBT और SBBJ जब इन सब का विलय होगा SBI में, तो इनके जो इंडिपेंडेंट शेयर्स थे वो यहाँ पर किस तरह से स्वैप होंगे, तो उसके बारे में डिटेल्स फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आती हुई। आपको एक बार फिर से बता दें कि SBBJ के 10 शेयरों के बदले SBI के 28 शेयर यहाँ पर मिलेंगे। SBT के 10 शेयर के बदले SBI के 22 शेयर और SBM के 10 शेयरों के बदले SBI के 22 शेयर। तो फिलहाल वो खबर आपकी स्क्रीन्स पर आती हुई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। और चलिए अब वापस लौटते हैं कमोडिटी कॉल की तरफ और हमारे जो पहले कॉलर हैं उनके पास चलते हैं। हमारे पास फोन आया है उज्जवल सतलकर का इंदौर से। उज्जवल, क्या सवाल है आपका? मैडम ये कॉपर सेल किया हुआ है 321 पे। कॉपर सेल किया है 321 पर। जय, आपकी क्या राय है? 321 पर सेल की रणनीति आपको कैसी दिखाई दे रही है? आज कॉपर में थोड़ा सा सुस्त ट्रेड हमने होता हुआ देखा है। नहीं, मेरे ख्याल से कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आता है तो आप एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि रुझान थोड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप देखें कि चाइना में भी ये कल खबरें निकल के आई कि जिंक और कॉपर माइंस थे, वहाँ पे प्रोडक्शन कट करने के अनाउंसमेंट्स हैं। फिलीपींस में निकल को लेके ऑलरेडी एक अनसर्टेनिटी चल रहा है। तो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान है। शॉर्ट में रहना थोड़ा सा रिस्की है, एग्जिट ले लें। ओके, चलिए, तो वहां खरीदारी लौटते हुए कॉपर में सो बेहतर यही होगा कि शॉर्ट से आप तुरंत निकल जाएं। चोगाराम सिंह जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, मेरा सवाल ये है, मतलब एक ये सरकार स्कीम निकाल रही ना वो बीमा के बारे में, गाय भैंसों के बीमे के बारे में, तो मैं मतलब मेरे आपकी कमोडिटी मार्केट में आपने कहाँ पर पैसा लगाया है? उसके बारे में कोई कमोडिटी मार्केट में आपने कहाँ पैसा लगाया है? गलती से आपने सवाल कमोडिटी मार्केट में। जी मैडम, कमोडिटी मार्केट में आपने कहाँ पैसा लगाया है? वो कोई मेरा पैसा नहीं है, वहाँ कोई पैसा ऐसा नहीं है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर लगता है कॉलर है वो किसी और खबर का यहाँ पर रुख करते हुए नजर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर दूसरे कॉलर की तरफ रुख करते हैं। जोधपुर से हमारे साथ एक किसान भाई जुड़े हैं, राम बिश्नोई इनका नाम है। बिश्नोई साहब, पूछिए अपना सवाल। बिश्नोई जी, अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है इनको हमारी आवाज नहीं आ रही, पर इनका सवाल हम तक पहुंच चुका है।
अनुज, इनका सवाल जीरे में है। इनके पास 1000 क्विंटल के आसपास जीरा है। अब ये जानना चाह रहे थे कि क्या किया जाए। देखिए, जीरे में जैसा कि हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में भाव ऊपर आ सकते हैं, तो अगर इनकी बाइंग पोजीशन है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इनके पास फिजिकल में माल होगा, तो फिजिकल में जो ट्रेडर है उनको सलाह यही है कि जो गिरावट आई है ये एक अच्छा मौका रहेगा दोबारा से बाइंग इनिशिएट करने का या एक्यूमुलेशन करने के लिए। हमें लगता है कि जीरे में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा और लॉन्ग टर्म में इसके भाव और ऊपर जा सकते हैं। तो जिनके पास बाइंग है उनको सलाह है कि अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, करनाल का रुख करते प्रदीप सेन हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर हैं। सेन साहब, किस कमोडिटी में जानकारी चाहते हैं आप? मैम, मेरी बेटी है 17-18 साल की। मैं उसके लिए सोना लेके रखना चाहता हूँ उसकी शादी के लिए। अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए जी? ओके, काफी लंबी अवधि के लिहाज से ये इन्वेस्टमेंट का सवाल है। जय, क्या कहेंगे, क्योंकि ये अपनी डॉटर के मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो यानी कि आने वाले कई सालों के इन्वेस्टमेंट को ये देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर दो सवाल यहाँ बनते। एक तो क्या इन लेवल्स पर ये एंट्री करें NFES? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको ये कंसिडर करके चल सकते हैं? देखिए, अगर आप निवेश के तौर पे देखना चाहते हैं तो मेरी ये सलाह होगी कि आपका जो पोर्टफोलियो अगर आप इन्वेस्टमेंट का बनाएं उसमें 12 से 15% आप गोल्ड में निवेश करें। फ्यूचर्स मार्केट बिल्कुल ही एक सही एवेन्यू नहीं है। आप दूसरे ऑप्शंस ढूंढें, या तो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करें या ETFs में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गोल्ड जब ज़रूरत है उस समय आपको फिजिकल मार्केट से लेना है, तो अमाउंट वो वैल्यू का अगर आपको रिटर्न मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। फ्यूचर्स मार्केट से दूर रहें। और आप मेरी ये सलाह होगी कि देखिए 7-8 साल या 10 साल का नज़रिया गोल्ड में देना आज के माहौल से बहुत टफ है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी इतनी वॉलेटाइल है, इतने सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं। मैं यही कहूंगा कि आप अपना एक पोर्टफोलियो एलोकेशन करें। बेसिक एक फाइनेंशियल एडवाइस लंबी अवधि के लिहाज से यही रहेगी कि इनका जैसा भी पोर्टफोलियो हो 10 से 12% इनको एक रेगुलर बेसिस पर एलोकेट करके चलना चाहिए। चलिए, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे अगले कॉलर कोटा से जुड़ रहे हैं, इनका नाम है राज। राज, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे पास 500 बोरी सरसों है। 500 बोरी सरसों है। अनुज, मस्टर्ड पे आपका क्या रणनीति होगी? इनके पास 500 बोरी है मस्टर्ड। हमने जिस तरह का एक अपसाइड देखा मस्टर्ड में बनते हुए, आपको लगता है कि इन्हें अभी बने रहना चाहिए? देखिए, मस्टर्ड में देखें तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। हालांकि थोड़ी बाउंस बैक यहाँ हुई है, पर मुझे लगता है कि फिलहाल जो इंटरनेशनल जो क्लूज आ रहे हैं जहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ने की बात सामने आ रही है, और जो USDA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सरसों की फसल है उसको भी गुड टू एक्सीलेंस का दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो यहाँ रुकता हुआ दिखाई देगा और ऊपर हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि इनके अगर रेट आए ऊपर में तो उससे निकल जाएं, क्योंकि क्रॉप ज्यादा है और सेंटीमेंट जो है वो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज यहाँ पर हो सकता है। तो अगर इनको अपना रेट मिलता है तो निकल जाए। अदरवाइज अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नीचे करीबन 4700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो हम और करेक्शन देख पाएंगे। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही। जय, अनुज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज।